नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है स्पेन ऑफ कंट्रोल। हम पढ़ रहे हैं इन दिनों लोक प्रशासन में जो संगठन के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के बहुत सारे सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें जो सर्वसिद्ध हो चुकी है, जिनका पालन करने से संगठन में कार्यकुशलता आती है। अर्थात सिद्धांत ऐसे नियम कहे जा सकते हैं जो सभी जगह लागू हों। तो ऐसे कुछ सिद्धांत जो बहुत पॉपुलर है और जिनको प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कार्यों में अपनाया जाता है, उन सभी सिद्धांतों का वर्णन लोक प्रशासन में होता है। और उनमें से जो आपके सिलेबस में मतलब प्रमुख सिद्धांत है, वो करीब करीब जो सिलेबस में है वो है हायरार्की, जो हम पढ़ चुके हैं, यूनिटी ऑफ कमांडर। उसके बाद आता है स्पेन ऑफ कंट्रोल। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र या नियंत्रण की सीमा इसका नाम है। इसका हिंदी में अगर हम नाम देखें तो नियंत्रण की सीमा बोल सकते हैं, नियंत्रण का क्षेत्र बोल सकते हैं, नियंत्रण का विस्तार बोल सकते हैं, ये इसका नाम है। जैसे पद सोपान पढ़ा, ये आदेश की एकता पढ़ा। पद सोपान कहता है कि एक जो सीढ़ी नुमा होता है प्रशासनिक संगठन की जो संरचना होती है, उससे प्रशासन में कार्यकुशलता आती है, मनमुटाव नहीं रहता, दोहराव नहीं रहता, अति व्यापन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन संभव हो जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड से कंफ्यूजन दूर होता है। उसी प्रकार स्पेन ऑफ कंट्रोल ये कहता है। इसका मतलब ये है, इस सिद्धांत का संबंध इस बात से है कि उच्च पदाधिकारी जो बॉस लोग हैं, जो सर्वोच्च पदाधिकारी है या उच्च पदाधिकारी होते हैं, वो अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकते हैं। अर्थात कोई उच्च पदाधिकारी अपने अधीन या अपने अधीनस्थ कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है, ये नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत बतलाता है। नियंत्रण की सीमा वास्तव में क्या होता है? निगरानी की सीमा। निगरानी कितने व्यक्तियों की कर सकते हैं, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग कितने कार्यों का कर सकते हैं, ये सिद्धांत में होता है। ठीक है ना। संगठन में सोपानों की संख्या वास्तव में इसी से निर्धारित होती है। जो हमने पद सोपान पढ़ा ना, वो इसी से निर्धारित होगी। नियंत्रण का विस्तार या नियंत्रण का क्षेत्र या नियंत्रण की सीमा उन अधीनस्थों या संगठन की इकाइयों की संख्या से है जिनका निर्देशन प्रशासन स्वयं करता है। एक यह उदाहरण जो है नियंत्रण के क्षेत्र की, वो वी ग्रेकुनस द्वारा वर्णित ध्यान के विस्तार क्षेत्र के सिद्धांत से संबंधित है। यह इसका एक जनरल परिचय हुआ। अब हम नियंत्रण के क्षेत्र का जो सिद्धांत है, इसके जो विभिन्न एस्पेक्ट्स है उसको हम पढ़ेंगे। तो नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत के जो विभिन्न एस्पेक्ट है, उन एस्पेक्ट्स में इसको हम इस रूप में लेंगे। पहले लेंगे नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ, फिर हम लेंगे नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, फिर इसका क्या महत्व है ना, फिर इसके गुण दोष, कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे घटक है जो नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं, ये हम इस पूरे इसका जो चैप्टर है उसमें ये पढ़ेंगे। देखो, नियंत्रण का जो क्षेत्र है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसका कई नाम है इसके। प्रबंध का क्षेत्र, पर्यवेक्षण का क्षेत्र, सत्ता का क्षेत्र, नियंत्रण की सीमा इत्यादि इसके नाम होते हैं। ठीक है। जनरल परिभाषा मैंने आपको बताई कि यह सिद्धांत इस बात को बताता है कि एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के, अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के कार्यों का जो निरीक्षण करे, उसमें वह कितने कर्मचारियों का कर सकता है, यह इस सिद्धांत में बताया जाता है। ये इसका एक अर्थ हुआ। ठीक है ना। एक अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ होने चाहिए, ये सिद्धांत बताता है। हालांकि इस पर कोई एक मत नहीं है कितने होने ही चाहिए, फिक्स कितने होने चाहिए, कई बातों पर डिपेंड करता है, हम आगे सिद्धांत में पढ़ेंगे। लेकिन ये सिद्धांत ये बताता है कि एक अधिकारी के कितने अधीनस्थ होने चाहिए, ये इसका जनरल परिचय हुआ। अब इस नियंत्रण के सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो मतलब क्या है ये सिद्धांत। देखो, नियंत्रण का क्षेत्र जो है, कंट्रोल वर्ड है इसमें, स्पेन ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल वर्ड नियंत्रण करने का जो है वो है आदेश, निर्देश या नियंत्रित करने वाला अधिकार, सत्ता का पर्याय है। जबकि स्पेन के कई अर्थ है। स्पेन के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना। स्पेन के बहुत सारे अर्थ हैं कि कौन सी समय अवधि में, समय अवधि जो समाप्त होती है, निरंतर चलती रहती, कई बातें इसमें। तो ये
नियंत्रण के क्षेत्र का जनरल परिचय जान लेने के बाद अब ये आपके लिए इसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं ये है कि यह पद सोपान व्यवस्था तथा आदेश की एकता से संबंधित सिद्धांत है। जो इससे पहले जो सिद्धांतों की हम चर्चा कर चुके, पद सोपान व्यवस्था, हायरार्की एंड यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, उनसे संबंधित ये सिद्धांत है। इसकी एक विशेषता कह सकते हैं हम। दूसरी विशेषता में ये बता सकते हैं कि यह सिद्धांत निश्चित करता है कि कोई अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देशित कर सकता है। ये एक आइडिया देता है इस बात का। नियंत्रण का क्षेत्र संगठन की संरचना, उद्देश्य, कार्य प्रकृति, पर्यवेक्षक की क्षमता, जो सुपरवाइजर है उसकी कैपेसिटी, तथा अधीनस्थों के सहयोग इत्यादि पर निर्भर करता है। अर्थात नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत जो है, इसके अनुसार जो अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या बताई जाती है कि एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थों का नियंत्रण कर सकता है, कितने अधीनस्थों को, ये कई बातों पर डिपेंड करता है, कई फैक्टर होते हैं उसके। नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा या सीमित होता है ना, उतना ही नियंत्रण अधिक होगा जनरली, और आदेश की एकता की क्रियान्विति अधिक होगी। नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत व्यापक होने पर नियंत्रण प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। वैसे अभी तक कोई ऐसा नियम या फॉर्मूला तो निर्धारित हुआ नहीं है जिसके अनुसार ये कहा जा सके कि कितने कर्मचारियों का या इतने कर्मचारियों का कोई उच्च अधिकारी भली भांति नियंत्रण कर सकता है या उनका उन पर पर्यवेक्षण या उन पर ध्यान रख सकता है। ये कई फैक्टर है इस कारण के, इसलिए नहीं हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती है। संगठन के उद्देश्य से, कार्य की प्रकृति, स्थान, व्यक्तित्व और समय इत्यादि भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये इस नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं जो एक नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत से संबंधित है। जब हम सिद्धांत आगे पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या। अब हमें ये पढ़ना है कि नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है सिद्धांत की, इसको क्यों अपनाया जाता है। देखो, प्राय नियंत्रण के क्षेत्र की जो समस्या है ना, वो सोपान क्रम वाले संगठनों में पाई जाती है, जहां एक के बाद कई स्तर और सीढ़ी होती है। मतलब आपको यहां पर यह समझना है कि नियंत्रण जो पद सोपान व्यवस्था के हमने जो गुण पढ़े, आदेश की एकता के सिद्धांत की जो हमने गुण पढ़े, उन गुणों का प्रशासन में या संगठन में तभी फायदा मिल सकता है जब हम नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत को फॉलो करें। अगर कोई संगठन नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत को नहीं अपनाता है, अर्थात ये डिसाइड नहीं करता है कि एक ऊंचे अधिकारी अपने कितने अधीनस्थ अधिकारियों का नियंत्रण कर सकता है, तब तक इसका एक कोई रेशनल या लॉजिकल या एक मतलब एक उपयुक्त निर्धारण नहीं कर लेते हैं, तब तक पद सोपान व्यवस्था और आदेश की एकता का सिद्धांत भी लागू नहीं किया जा सकता। फलतः है संगठन में कार्य कुशलता हो जाएगी, संगठन में कुशलतापूर्वक कार्य करना संभव नहीं होगा, संगठन अपने उद्देश्य एवं कार्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस सिद्धांत के जो मुख्य महत्व मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि पद सोपान व्यवस्था जो है, हायरार्की जो है, आदेश की एकता है, और संगठन के अन्य जो सिद्धांत है वो नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। ये इसकी इंपोर्टेंस है। अर्थात नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत को अपनाने से प्रशासन में कार्यकुशलता आती है और प्रशासनिक कार्यों को करना संभव हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए। ग्रेकुनेस का फॉर्मूला, ग्रेकुनेस एक फॉर्मूला दिया है कि नियंत्रण के क्षेत्र को जब हम कितने अधिकारी जब अधीनस्थों का नियंत्रण करता है तो कितने प्रकार के संबंध बनते हैं और वो कितने अधिकारियों का कितने अधीनस्थों का नियंत्रण कर सकता है, और नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हम कारक भी पढ़ेंगे, फिर इसके गुण लाभ। देखो, सीमा कितनी होनी चाहिए, ये मतलब आवश्यकता तो स्वयं सिद्ध है कि नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत को अपनाना तो जरूरी है। बिना नियंत्रण के प्रशासन सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। जब तक नियंत्रण डिसाइड नहीं करोगे, आप कंट्रोल नहीं होगा तो प्रशासन ढंग से नहीं चल पाएगा। मतलब कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का तो उद्देश्य ये रहता है कि कर्मचारी द्वारा या कर्मचारी दिए गए आदेशों निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, जो उसको आदेश या निर्देश देंगे उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं करे कर्मचारी, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो एक पदाधिकारी अपने नीचे काम करने वाले कितने कर्मचारियों का भलीभांति निरीक्षण करता है, इसकी भी सीमा होती है। ठीक है ना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। जैसे मिलेट ने ये कहा है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पर्यवेक्षण क्षमता की सीमा रहती है ना, परंतु ये सीमा कितनी होनी चाहिए इस पर अलग अलग। देखो, फेओल ने क्या कहा, हेनरी फेओल ने कहा कि बड़े उद्यम के शिखर रिश्वत प्रबंधक के नीचे 5 या से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। उर्विक ने कहा उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 होगी और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए 8 या 12 होगी। कुल मिला के आपको यह समझना है, ग्रेकुनेस के शब्दों में कोई उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक के कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता।
हैमिल्टन कह रहे हैं कि एक औसत मानवीय मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों में प्रभावशाली नियंत्रण कर सकता है। तो नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए, इस पर विद्वानों में विभिन्न मतभेद है। ठीक है, ग्रेकुनेस का जो फॉर्मूला है नियंत्रण की सीमा को समझाने के लिए वी ए ग्रेकुनेस ने गणितीय फॉर्मूला दिया है। एन के बाद बड़ा ब्रैकेट शुरू हो जाता है 2 की घात n अपॉन 2 प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1, एक फॉर्मूला है। n मतलब होता है ना अधीनस्थ कर्मचारी की संख्या, उससे उन्होंने अधीनस्थ कर्म एक ग्रेकुनेस का फॉर्मूला जो बुक में आपके ढंग से दिया हुआ है, उससे आप उसको ढंग से समझना, और उस फॉर्मूले के द्वारा उन्होंने ये बताया है कि जो एक नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो अलग अलग होते हैं। अधीनस्थों की संख्या, एन का मतलब अधीनस्थों की संख्या, उसके आधार पर उन्होंने कई प्रकार के संबंध बताए। उन संबंधों के आधार पर उन्होंने डिसाइड किया कि इस फॉर्मूले के तहत जो विभिन्न प्रकार के संबंध बनते हैं, प्रत्यक्ष संबंध बन जाते हैं, आर्डित्री संबंध बन जाते हैं अधीनस्थों उच्च अधिकारी के बीच, उनकी उन्होंने इस फॉर्मूले के द्वारा एक संख्या बताई। अब हम इसमें आते हैं कि नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है, वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से घटक है जो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। मतलब नियंत्रण का क्षेत्र हमने पढ़ा कि इसके कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं बनाई जा सकती, लेकिन वो जानना जरूरी है कि नियंत्रण के क्षेत्र को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो प्रमुख क्या है, कौन से ऐसे घटक है, कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत को मतलब इसके फैक्टर को, वो फैक्टर जिसको प्रभावित करते हैं। देखो, नियंत्रण का क्षेत्र कई कारकों से प्रभावित होता है। मैं आपको एक सामने 5-7 कारक बोलूंगा, आप उनको ढंग से लिखिए। पहला, नियंत्रण का क्षेत्र जो अधीनस्थों की फिक्स संख्या इसलिए नहीं पता कि यह कार्य पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है फंक्शंस, कार्य, वर्क। संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भी कार्य संपादित होते हैं। संगठन के कोई कार्य होंगे, उनके उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य संपादित होते हैं। तो संगठन में जिस प्रकृति के कार्य होते हैं उसी के अनुरूप नियंत्रण का क्षेत्र भी प्रभावित हो जाता है। किस प्रकृति के कार्य हैं उसी के अनुरूप नियंत्रण का क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। यदि नियंत्रणकर्ता अधिकारी तथा अधीनस्थों का कार्य एक समान प्रकृति का हो, यदि नियंत्रणकर्ता अधिकारी और अधीनस्थों का जो कार्य होगा वो एक समान प्रकृति का होगा तथा दैनंदिन प्रकृति का हो, तो सरलता से अधिक नियंत्रण हो सकता है। देखो, जो नियंत्रणकर्ता अधिकारी है और अधीनस्थ है, उनके कार्य अगर एक ही प्रकृति के हैं और दैनंदिन प्रकृति का मतलब डे टू डे, रोज वो कार्य हो रहे हैं, तो सरलता से अधिक नियंत्रण हो जाता है। यदि कई अधीनस्थ हो तथा सभी भिन्न कार्य करते हो, अधीनस्थ बहुत सारे हो सबऑर्डिनेट्स, और वो अलग कार्य करते हो, तो नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। तो यहां सिर्फ इतना सा पढ़ना है कि कुछ कार्य जैसे कई विभागों में तकनीकी कार्य होते हैं, कई नियामकीय कार्य होते हैं कई जगह, तो ये डिपेंड करता है कार्य, संगठन के कार्यों पर डिपेंड करता है कि नियंत्रण की सीमा क्या होगी। पहला फैक्टर कार्य हुआ। दूसरा है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। हर आदमी का व्यक्तित्व अलग होता है, हर आदमी अलग अलग होता है। यह उच्च अधिकारी अर्थात नियंत्रणकर्ता अधिकारी जो भी होंगे और उसके अधीनस्थ जो होंगे, उनके गुणों, अवगुणों, व्यवहार तथा कौशल से संबंधित जो बात आती है, तब हम कहते हैं कि इन सभी पर डिपेंड करता है नियंत्रण का क्षेत्र, और यह है व्यक्तित्व का फैक्टर। यदि उच्च अधिकारी, नियंत्रण करने वाले अधिकारी कुशल है, मेधावी है, चुस्त है तथा लोकतांत्रिक प्रकृति का हो, तो वह अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अधीनस्थों का भी सहयोग आवश्यक। यदि अधीनस्थ कामचोर होंगे, अकुशल होंगे, असहयोगी होंगे तथा जिद्दी होंगे, तो उन पर नियंत्रण करना टेढ़ी खीर हो जाता है। वस्तुतः यह कारक सर्वाधिक प्रभाव दिखाता है, क्योंकि लोक प्रशासन में असाधारण योग्यता वाले अधिकारियों की भी कमी नहीं है, तो संगठन में अराजकता फैलाने वाले अधीनस्थ भी कम नहीं है। तो डिपेंड करता है उनकी पर्सनैलिटी पर, व्यक्तित्व पर। तो दूसरा फैक्टर जो है नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए, वो है पर्सनैलिटी। तीसरा है समय, टाइम, अर्थात इसका आशय है कि संगठन की आयु टाइम। संगठन पुराना है कि नया है, संगठन बहुत पुराना, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं, परंपराओं से युक्त है, तो नियंत्रण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और तुलनात्मक रूप से अधिक कार्मिकों को नियंत्रित किया जाना संभव होगा अगर संगठन पुराना है, सुस्थापित है। तो यदि संगठन नया है, तो नियंत्रण सहित अन्य सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं संक्रमण काल से जूझती रहती है। समय का दूसरा अर्थ अधीनस्थों तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी सेवाकालीन अनुभव से भी संबंधित है। फिर इस प्रकार ये फैक्टर है समय वाला, जो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करता है। चौथा है स्थान। यदि अधीनस्थ कार्मिक तथा उनका उच्च अधिकारी एक ही कमरे में, एक ही भवन में, स्थान का मतलब प्लेस, कि नियंत्रण करने वाले अधिकारी, नियंत्रणकर्ता अधिकारी और अधीनस्थ अगर एक ही जगह है, एक ही कमरे में है, एक ही भवन में है, एक उनका कैंपस एक ही है, तो अधिक व्यक्तियों का नियंत्रण किया जा सकता है। किंतु यदि भौगोलिक दृष्टि से वो दूर दूर है, बहुत दूर है, नियंत्रणकर्ता अधिकारी अलग है, अधीनस्थ बहुत अलग जगह रहते हैं, तो नियंत्रण करना आसान नहीं होता। इस प्रकार जो स्थान है वो भी नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करता है। उसी प्रकार अगला है सत्ता का प्रत्यायोजन।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, नियंत्रण का जो क्षेत्र है मुख्यतः संगठन की जो पद सोपान व्यवस्था तथा सत्ता के प्रत्यायोजन से भी संबंधित है। कोई भी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को पर्याप्त सत्ता प्रदान करता है, किंतु नियंत्रण की सत्ता अपने पास रखता है खुद, तो वो अधिक सफल रहता है। दूसरी ओर जो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को समस्त अधिकार प्रदान कर देता है तथा उसी सत्ता के अनुरूप अधीनस्थों की जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं करता है, तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो सत्ता का प्रत्यायोजन किस प्रकार किया गया है? वो काम करने की छूट दी, लेकिन सत्ता अपने पास अगर अधिकार रखी है तो नियंत्रण आसान हो जाएगा। लेकिन अगर किसी अधिकारी ने सारी सत्ता अधीनस्थ को दे दी तो नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। इस पर सत्ता का प्रत्यायोजन पर भी नियंत्रण का ये डिपेंड करता है। अगला है नियंत्रण की विधि। यह एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी संगठन में किस प्रकृति का कार्य होता है? नियंत्रण की विधि मतलब एक महत्वपूर्ण कारक है। नियंत्रण की विधि मतलब मेथड ऑफ कंट्रोल, ये महत्वपूर्ण है। मतलब किस संगठन में किस प्रकृति का कार्य होता है तथा वहां पर नियंत्रण करने की पद्धति और तकनीक क्या है? रिपोर्ट मांगना, सुपरविजन करना, इंस्पेक्शन करना, लेखा जांच करना, अवलोकन करना इत्यादि कुछ प्रमुख विधियां हैं नियंत्रण करने की। यदि कार्य प्रकृति की रिपोर्ट मांगकर ही नियंत्रण किया जा सकता है तो इससे बहुत से अधीनस्थों पर नियंत्रण हो सकता है। अगर रिपोर्ट लेकर नियंत्रण करना तो बहुत से कर्मचारियों हो जाएगा। लेकिन अगर तकनीकी प्रकृति के कार्य में यदि प्रत्यक्ष अवलोकन करना, डायरेक्ट जाके फील्ड में, तो कम ही अधीनस्थों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो नियंत्रण की कौन सी विधि, कंट्रोल करने की कौन सा मेथड यूज में लिया जा रहा है, इस पर भी नियंत्रण का क्षेत्र या अधीनस्थों, कितने अधीनस्थों को नियंत्रण किया जा सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो नियंत्रण की विधि भी नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करती है। कौन सी विधि अपनाई जा रही है उस प्रकार अधीनस्थों का संख्या डिसाइड होगी। अगला जो फैक्टर हम कह सकते हैं लास्ट, पद सोपान के स्तर, स्टेप्स ऑफ हायरार्की, लेवल्स ऑफ हायरार्की। हायरार्की हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे तक पदों की श्रृंखला बनी होती है, तो वो कितने स्तर है? अगर कम स्तर है, मतलब किसी भी संगठन में पद सोपान के जो स्तर है वो नियंत्रण के क्षेत्र को हर हालत में प्रभावित करते हैं। यदि स्तरों की संख्या बहुत अधिक होगी तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और निरीक्षण क्या होगा? अधिक होगा। साथ ही पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। परिणामस्वरूप संगठन का जो संस्थापन व्यय भी वो बढ़ जाएगा। इस तरह अधिक करने से संचार को भी कई स्तरों से गुजरना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर संगठन में पद सोपान के स्तर ज्यादा है तो नियंत्रण करना थोड़ा कठिन हो जाता है, और अगर इस तरह की संख्या कम है तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा और कार्य तेज गति से हो सकेगा। तो जो पद सोपान का जो नियंत्रण है इस पर डिपेंड करता है। ये सारी बातें, ये सारे फैक्टर नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा को या नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करते हैं। इन सभी बातों पर डिपेंड करता है कि एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थों का नियंत्रण कर सकता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये जो प्रमुख फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेन ऑफ कंट्रोल को, वो प्रमुख ये है, वो फैक्टर नियंत्रण के क्षेत्र को जो प्रभावित करते हैं। पहला है कार्य, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है समय, चौथा है स्थान, पांचवा है सत्ता का प्रत्यायोजन, छठा है नियंत्रण की विधि, और सातवां और लास्ट है पद सोपान के स्तर। ये सारी बातें नियंत्रण के क्षेत्र को, सीमा को प्रभावित करती है। ये विभिन्न विद्वान जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो ये मानते हैं, इस तथ्य से सहमत है कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा उसी मात्रा में निरीक्षण तथा संपर्क की सफलता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा को प्रभावित करने वाले प्रमुख वो है कारक है। अब हम अगला जो बातें इस सिद्धांत से संबंधित जो लास्ट बात जो हम पढ़ना चाहेंगे वो ये है कि नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत के गुण क्या है, अब परिवर्तित परिदृश्य सिनेरियो, चेंज सिनेरियो क्या है, और फिर लास्ट में निष्कर्ष। देखो, नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पद सोपान और आदेश की एकता का सिद्धांत भी इसी पर डिपेंड करता है। तो नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना ही लाभदायक होगा। पहला ये समझना है कि नियंत्रण का क्षेत्र अगर छोटा होगा तो लाभदायक होगा। इसमें प्रधान कार्यकारी प्रभार कम होगा, विलंब कम होंगे, भ्रम कम होंगे। सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार होगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी, अंतत्वगत्वा इससे प्रशासनिक मनोबल ऊंचा उठेगा। ठीक है, ये सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देता है। ये इसके प्रमुख लाभ है, गुण है। अब आता है चेंज्ड सिनेरियो। देखो, ये सिद्धांत जो है ये है 19वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी के सिद्धांत है, लेकिन आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तगड़ा विकास हो गया है, तो प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी बहुत सारी परिवर्तन हो गए हैं। और इन सभी विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन हुआ, इन सामयिक परिवर्तनों से नियंत्रण के क्षेत्र की जो परंपरागत अवधारणा है वो भी थोड़ी बदल गई है। आज कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर में वैज्ञानिक उपकरण है, मोबाइल आ गए, है ना, इंटरनेट की फैसिलिटी हो गई, ईमेल चलता है, ऑटोमेटिक बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, ऑडियो सिस्टम है। तो इनसे एक अधिकारी
अब अपने अधीनस्थों पर सहजता से शीघ्रता से नियंत्रण कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक साथ वो मीटिंग सारे जितने भी अधीनस्थ उनको जोड़ लेता है, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। पहले फिजिकल जाके चेक करना पड़ता था। इस कारण नियंत्रण के क्षेत्र में यह माना जाता था कि कम ही अधीनस्थ होने चाहिए नियंत्रण करने के लिए, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के कारण या इंटरनेट की बहुत सी फैसिलिटीज के कारण, ईमेल के कारण, टेलीफोन के कारण, मोबाइल के कारण, इन व्हाट्सएप, बहुत से ऐप है, इन सभी से अब एक उच्च अधिकारी बहुत सारे अधीनस्थों को नियंत्रित कर सकता है। तो ये जो नियंत्रण के क्षेत्र की जो सीमा निर्धारित करने का था, इस धारणा में परिवर्तन आ गया है। विशेषज्ञों की भूमिका ने भी नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित किया है। वस्तुतः नियंत्रण का क्षेत्र एक आवश्यक और वैज्ञानिक सिद्धांत है। यदि इसकी परंपरागत मान्यताओं में परिवर्तन आ रहा है तो इस सिद्धांत की कमी नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव का परिणाम है। अब अगर इसके जो परंपरागत मान्यता है तो उसमें कमी आ रही है, तो ये सिद्धांत की कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि जो सिनेरियो चेंज हो गया, टेक्निक्स चेंज हो गई, तो वो उसके कारण इसका परिणाम है। अतः आज की स्थिति में भी इस सिद्धांत का विश्लेषण हमें करना चाहिए। ठीक है, ये प्रमुख चेंज जो है वो ये है कि टेक्निक चेंज होने जाने के कारण ये सिद्धांत की जो परंपरागत मान्यताएं बदल गई, लेकिन फिर भी आज भी इस सिद्धांत की उपयोगिता और मान्यता बनी हुई है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आज भी ये प्रमुख और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टेक्निक चेंज होने के कारण नियंत्रण के क्षेत्र की जो सीमा है वो बदल सकती है। ये इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं एवं विशेषताएं और इसके गुण, इसका अर्थ के साथ नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत आपका ये समाप्त होता है।